हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 162 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 163 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 163 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। यह सत्य कथन नहीं है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश से प्रकृति में केवल सलाहकार है। बिल्कुल सही है। चौथा है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। यह भी सही नहीं है, यानी दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहला वित्त आयोग कब स्थापित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए और इनके बीच साधनों का न्यायोचित वितरण करने के उद्देश्य से वित्त आयोग की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष या यदि आवश्यक है तो उसके पूर्व ही वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। वित्त आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संघ और राज्यों के बीच वित्तीय समायोजन के लिए आवश्यक सुझाव देना है। याद रखिएगा, 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और 27 नवंबर 2017 को एनकेसी के अध्यक्षता में, न कि एच के, एनकेसी, यहां पर सुधार लीजिएगा, एनकेसी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 164 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्याज दर। ठीक है, जो ब्याज दर है ये मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। दिए गए विकल्पों में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सभी जो है राजकोषीय नीति के उपकरण है, जबकि ब्याज दर मौद्रिक नीति के ये उपकरण है। राजकोषीय नीति सरकार से संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। 165 है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। याद रखिएगा, जो 12वां वित्त आयोग है, अगर इसके बारे में बात करें तो 2002 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2005 से 10 की अवधि के लिए थी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनकेसी की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया है, जिसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होनी थी, जिसे अब 2021 से 26 कर दिया गया है। तो 2021 से 26 इसका समय है। 166 है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है, बताइए। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42%। देखिए, 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाले हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को जो है 42% से कम करके 41% करने की सिफारिश की, और जो 1% है ये नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रस्तावित है। याद रखिएगा। 167 है, बैंकों के द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बैंकों के द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अर्थव्यवस्था के विकासमान स्वरूप के दृष्टिगत बैंकों के उपकरणों में परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है।
इसी क्रम में लेन देन या ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामानों की खरीद का भुगतान कर सकते हैं, शॉपिंग का भुगतान कर सकते हैं। खरीद के मूल्य की राशि के बराबर मुद्रा ग्राहक के बैंक खाते से संबंधित पक्ष को जो है स्थानांतरित हो जाती है। अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चीजों को खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 168 है 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखिएगा 12% प्रति वर्ष कर दिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। 4 मई 2022 को जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर 4.65%, एमएसएफ दर 4.65%, रेपो रेट 4.40%, अस्थायी जमा सुविधा दर 4.15%, रिवर्स रेपो 3.35%, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर 4% और सांविधिक तरलता अनुपात 18% है। तो सांविधिक यानी एसएलआर, सीआरआर और रिवर्स रेपो की जो रेटें हैं यानी जो अनुपात है, इसको ध्यान में रखिएगा। 169 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की जो वर्तमान दर है वो क्या है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 9%। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 170 है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो है मुद्रा की मात्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, जो मुद्रा है विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी चीजों को खरीद फरोख्त करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में यह सहायक होती है। यानी यह मूल्य स्थिरता, बचत दर और साधनों के उपयोग की भांति आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। 171 है जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे ये निवेश बैंक का उदाहरण है? तो जो जीवन बीमा निगम है, एलआईसी जो है, ये जन सामान्य की बचत, जो जन सामान्य की जो बचत होता है या जो सेविंग होती है बजट, इस बचत को गतिमान करके औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एलआईसी निवेश बैंक का एक उदाहरण है। जो इस प्रकार जो एलआईसी है एक निवेश बैंक का एग्जाम्पल है। एलआईसी जन साधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशियां एकत्र करके उनका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश करता है। इस स्तर के बड़े निवेश के द्वारा भारी जो है रिटर्न्स प्राप्त होता है या प्रतिफल को प्राप्त करता है एलआईसी। 172 है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक इनमें से किसका एक अंश है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सहकारी उधार ढांचा का। कैसे? भूमि बंधक बैंक जो है, जो भूमि बंधक बैंक है जिसका नाम अपरिवर्तित करके भूमि विकास बैंक कर दिया गया है, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख की प्रमुख संस्था है। भूमि विकास बैंकों के द्वारा प्रदत्त ऋण प्राय 15 से 20 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। भूमि विकास बैंक को अब कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। बिहार में भूमि विकास बैंक बहुराज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के रूप में संगठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 173। भारतीय मुद्रा छापा जाता है किसके द्वारा, किस मंत्रालय में या किस बैंक के द्वारा? तो बताइए भारतीय जो मुद्रा है कहां पर छापा जाता है? याद रखिएगा नासिक, जो ऑप्शन दिया गया नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपए के नोट छापते हैं। कहां पर छापा जाता है? नासिक महाराष्ट्र में करेंसी प्रेस नोट में। तो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 रुपए का नोट छापता है और उनकी पूर्ति करता है करेंसी प्रेस नोट नासिक। अतिरिक्त अगर बात करें तो बैंक नोट प्रेस देवदास मध्य प्रदेश में,
शाहबनी पश्चिम बंगाल में, मैसूर कर्नाटक के, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। 174 है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? सामान्य रूप से मुद्रा नीति का जो प्रधान लक्ष्य है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, हैरी जे जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से, उस कंट्रोल पॉलिसी से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां एक ओर साख की मात्रा का नियमन यानी मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों के द्वारा उत्पन्न मुद्रा एवं साख की आवश्यकताओं को ये पूरा भी करता है। 175 है, किसके सिफारिश पर, या डॉट डॉट की जगह पे जो आपको बताना है, किस कमेटी के सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? किसके सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो नरसिम्हन समिति ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गति जो है या जो बैंक है इनकी गिरती लाभ प्रदाता के लिए, जो इनकी बैंकों की जो गिरती लाभ प्रदाता है इनके लिए बैंकों की ब्याज रूपी आय में गिरावट के प्रमुख रूप से चिन्हित किया था। तो इनकी जो स्थिति थी क्या थी? गिरती लाभ प्रदाता के लिए बैंकों की ब्याज रूपी आय में गिरावट के रूप में या गिरावट के प्रमुख रूप से इन्हें चिन्हित किया गया। ब्याज रूपी आय में कमी का कारण था कुल जमा का एक बड़ा भाग सापेक्षतः नीची ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर सांविधिक तरलता अनुपात एवं नगद आरक्षण अनुपात के रूप में रखना। इसके अतिरिक्त सामाजिक बैंकिंग के अधीन अगर बात करें तो सामाजिक बैंकिंग के अधीन कुल जमा का काफी बड़ा भाग यानी कुल जमा का 40% प्राथमिक क्षेत्र को कम ब्याज दर पर देना पड़ता था। बैंकों की कुल जमा का 30% भाग ही ब्याज दर पर उधार दिया जाता रहा है। देखिए, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो नरसिम्हन कमेटी ने एसआरआर को, जो एसएलआर है, इसको घटाकर 25% और सीआरआर को कम करके 5% स्तर तक लाने की सिफारिशों के साथ साथ बैंकों को उधार की न्यूनतम ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिशें की। सरकार ने कमेटी के उपयुक्त सुझावों को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 176 है, भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है कितना %? भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है 8%। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा गठित वासले समिति ने वर्ष 1988 में स्वतंत्र अगर बात करें तो सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा प्रस्तुत की। पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य है ऐसी पूंजी से, पूंजी पर्याप्तता का मतलब क्या है? पूंजी पर्याप्तता से मतलब है ऐसी पूंजी जिसे उस बैंक के द्वारा किसी व्यवसायिक एसेट्स के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। जैसे में यदि पूंजी अपर्याप्त, अगर बात करें जो पर्याप्तता है, अगर पूंजी जो है अपर्याप्त है यानी पर्याप्तता अनुपात 8% निर्धारित किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि बैंक को प्रत्येक 100 रुपए की व्यवसायिक एसेट्स के लिए 8 रुपए की पूंजी अनिवार्य रूप से अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है। वासले समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में वर्ष 1992-93 से समस्त बैंकों में पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करना प्रारंभ कर दिया गया था। 31 मार्च 2000 से पूर्व पूंजी पर्याप्तता मानक 8% था। बेसल मानक थर्ड के तहत 2019 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 177 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, इसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये किस रूप में वर्गीकृत है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में जो है ये वर्गीकृत है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रयास किए गए। आरआरबीज को यह सुविधा प्रदान की गई कि जहां पहले उनके लिए अनिवार्य था कि वे केवल प्राथमिक वाले जो क्षेत्र हैं इनको ही ऋण दें, अब वह जो है इन क्षेत्रों को भी 40% तक जो है ऋण दे सकते हैं। तो पहले कि निर्धारित था या अनिवार्य था कि केवल ये जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ही ऋण दें, और अब जो है इन क्षेत्रों को केवल 40% तक ही ऋण दे सकते हैं। इस तरह से प्रावधान किया गया है। 178 जो है नाबार्ड उधार देता है। क्या उधार देता है? नाबार्ड किसको उधार देता है? तो नाबार्ड कृषि के व्यवशिष्ट को देता है? नहीं। ग्रामीण विकास के संस्थाओं को देता है? नहीं। नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। जुलाई 1982 में स्थापित नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान करके इसी उद्देश्य से स्थापित कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उधार प्रदान करता है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान कर इसी उद्देश्य के लिए स्थापित कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार प्रदान करता है। आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 179 है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के जो बैंक है इसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। याद रखिएगा। 180 है, जो हार्ड करेंसी है, दुर्लभ मुद्रा है, इसका आशय उस मुद्रा से है जो क्या है? हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर बात करें तो जो दुर्लभ मुद्रा है जिसका मतलब कि आशय है किससे है? विकसित देशों का। इसका जो संबंध है विकसित देशों से है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य विकसित देशों की मुद्राओं से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पूर्ति के तुलना में मांग अधिक होती है, यानी पूर्ति के तुलना में मांग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और आसानी से इनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो पूर्ति तो मतलब कि पूर्ति के तुलना में मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम होता है, इनकी प्राप्ति नहीं होता है, कम होता है। 181 है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीएनआई के संदर्भ में कुछ कथन है, जैसे 4 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। बीएनआई 26 संकेतकों पर आधारित है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। और चौथा है, बीएनआई में 6 आयाम होते हैं, यह सही नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब है पहला और तीसरा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो 29 जनवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया गया था। इस आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की रूपरेखा तैयार की गई थी। बीएनआई 5 आयामों जैसे जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतकों का मूल्यांकन करता है। बीएनआई को भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवासीय स्थिति पर 69वें और 76वें एनएसओ जो है इससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 2018 के लिए सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 182 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर जो है घटा? तो इसका सही जवाब है प्रथम योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1951 से प्रारंभ होकर आज तक संपूर्ण आयोजन काल में केवल पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि है 1951 से 1956 तक, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अवधि में ही कीमत स्तर जो है नीचे आया था। थोक कीमत सूचकांक आधार 1961-62 में 100, जो कि 1950-51 में 89 और 1955-56 में गिरकर 74 हो गया।
इन 5 वर्षों में कीमत स्तर में 3.2% वार्षिक कमी हुई थी। याद रखिएगा 183 है। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नाबार्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। 184 है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सरकार का बैंक तथा बैंकों के बैंक एक अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। नोट जारी करने तथा मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 185 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो विकल्पगत सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं, डायरेक्ट वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड के द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु और बड़े उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। 186 है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है आधारित है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1956 के रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए का न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखनी आवश्यक थी। 31 अक्टूबर 1957 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक रखा गया है। 187 है। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ गई। हाल में डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई या बढ़ गई, किस कारण, किसके निर्णय या किसके वृद्धि के बाद? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है इनके मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण के लिए जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। तो 187 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। देखिए सरकार के द्वारा 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपए यानी 1 रुपए सेस आरोपित किया गया था, जैसे डीजल की कीमतें 1 रुपए बढ़ गई। पुनः डीजल की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमतों में 32 से 34 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। 2014 से डीजल मूल्य जो है पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है। 188 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की एग्जिम बैंकों के द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी, इसका उद्देश्य था निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना या उपलब्ध कराना। देखिए साथ ही साथ यह बैंक वाणिज्यिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को उनकी निर्यात आयात वित्त प्रबंधन क्रियाओं के विरुद्ध पुनर्वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अपने वित्तीय संबंध आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एग्जिम बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया से उधार लेता है या ले सकता है। 89 है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जो ईपीसीजी है इसका जो पूर्ण नाम है वो क्या है?
तो देखिए इसका पूर्ण नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने, निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। 190 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था, तो याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बारे में अगर बात करें तो समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से कृषि, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग तथा ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण और कृषि विकास से संबंधित सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए जो है पुनर्वित्त संस्था के शिखर संस्था के रूप में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 रही। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान की गई थी। 191 है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। इसको शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों के द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी घोषणा यानी मिलेनियम डिक्लेरेशन के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य 17 लक्ष्यों की घोषणा की, जिनकी प्राप्ति जो है सदस्य देशों के द्वारा 2015 तक करना था। और 8 सहस्त्राब्दी जो विकास है इसका जो उद्देश्य है आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए अगर उद्देश्य के बारे में बात करें तो पहला उद्देश्य है गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर में कमी करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV या एड्स, मलेरिया, अन्य रोगों की रोकथाम करना, पर्यावरण संपोषणीय सुनिश्चितता जो है मतलब करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास करना। सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्यों में संशोधन किया गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने अक्टूबर 2007 में 4 अतिरिक्त लक्ष्यों की वृद्धि की। इस प्रकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बढ़कर 21 हो गए, जबकि सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य MDG 8 ही थे। MDG की सफलता के बाद 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG निर्धारित किया है। 192 है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। साप्टा का पूर्ण रूप है बताइए साउथ एशिया जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का पूर्ण रूप है और 7 दिसंबर 1995 से अस्तित्व में आया। साप्टा का पूर्ण रूप दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता है। 193 है भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। बताइए भारतीय रुपए की विनिमय दर जो निर्धारित होती है किसके द्वारा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 1975 से 1992 तक भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों के मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बास्केट में 5 देश या समूहों की मुद्राएं, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया था। 1992 से मार्च 1993 तक बाजार और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई। मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। 194 है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन याद रखिएगा। देखिए तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक का पूर्ण रूप
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक में विश्व की बड़ी और विस्तारोन्मुख अर्थव्यवस्था वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं, 21 राष्ट्र सदस्य हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 195 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।